1950 जब अमेरिका ने भी कह दिया था कि ये मिडिल ईस्ट का सबसे खराब देश है, था भी क्या उस देश में, चारों तरफ रेगिस्तान, बेइंतहा गर्मी और पीने को पानी भी नहीं था। एक्सपर्ट्स ने भी कह दिया था कि इस रेगिस्तान में कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई रोड नहीं बन सकते। लेकिन कहते हैं ना, समय सबका आता है। जिस देश में पीने का पानी नहीं था, वहाँ हर साल 128 बिलियन इंपीरियल गैलन पानी आता है। जिस गाड़ी को लेने का सपना होता है हर मिलीनियर का, वह उन कार्स को पुलिस लेकर घूमती है। इस देश को एक्सपर्ट्स ने कह दिया था कि यहाँ कोई एक बिल्डिंग नहीं बन सकती, वह आज इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना दी। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, ऊंचाइयों पर हूँ अभी किसी मंजिल पर खड़ा, मेरा जो सफर रहा वो किसी ने देखा ही कहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुबई, द मोस्ट लग्जरियस सिटी इन द वर्ल्ड की। Dubai. Welcome to Dubai. The city is now a global business hub and luxury tourist destination. Dubai, there is the tallest building in the world, the largest airport and shopping center, the most luxurious hotel, and the police patrol the city with sports cars. So how did the Emirates and Dubai in particular get so rich? Because I know Dubai is not Spanish and Dubai is bad because it is Dubai. ये कहानी शुरू होती है 1833 जब दुबई एक मामूली सा रेगिस्तान हुआ करता था। यही वो वक्त था जब अल मखतूम लीडरशिप ने यहाँ बसेरा कर लिया था। अल मखतूम बसेरे का पेशा मछली पकड़ना और पर्ल डाइविंग करना था, यानी बिना किसी हथियार के समुद्र में कूदना और वहाँ से एक मोती निकालना। और यही एक इनकम सोर्स हुआ करता था दुबई शहर और वहाँ बसे अल मखतूम बसेरे के लिए। और हाँ, शहर से एक बात याद आई कि दुबई पहले किसी देश का हिस्सा नहीं था, ये एक अलग देश हुआ करता था जिसे एक किंगडम भी कहा जाता था। लेकिन वक्त के साथ ये कैसे यूएई का पार्ट बना, ये आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1833 के कुछ साल बाद 1853 जब ऑलमोस्ट पूरे देश पर ब्रिटिशर्स का राज था, तो ट्रेड्स के लिए यानी व्यापार के लिए लंदन से बॉम्बे जाने का ये रास्ता यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर समुद्री डाकू उनके साथ लगातार लूटपाट करते थे। इस लूटपाट से परेशान होकर अंग्रेजों ने बहुत बड़ा फैसला लिया। ब्रिटिशर्स ने अबू धाबी और दुबई से जाने वाला रास्ता अपनाया, जिसे शेखडम भी कहा जाता था। ब्रिटिशर्स ने एक एग्रीमेंट साइन करा जिसमें उन्होंने दुबई को सिक्योरिटी की गारंटी दी, यानी ब्रिटिश आर्मी दुबई को सुरक्षित रखती दूसरे देशों से और आराम से अपने ट्रेड्स करती। और करीब 113 साल तक ब्रिटिशर्स ने इस रास्ते से ट्रेड करा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बीच दुबई में कोई भी बदलाव नहीं आया, वही रेत से भरा हुआ पूरा शहर। लेकिन फिर वक्त आता है 1958। ये वो समय था जब राशिद बिन सईद अल मखतूम ने दुबई की गद्दी संभाली और इन्होंने दुबई का नक्शा बदल कर रख दिया। ये अल मखतूम घराने से ही बिलोंग करते थे। 1959 जब शेख राशिद यूरोप और अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत इंस्पायर होते हैं और वो सोचते हैं कि क्यों ना दुबई का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया जाए। दुबई की गोल्डन लोकेशन का फायदा उठाकर उन्होंने वहां की खाड़ी को और बड़ा करवाया, ताकि वहां जो छोटे जहाज आते थे उसके बदले बड़े जहाज और बड़े शिप भी आ सकें। और ये उनका बहुत अच्छा कदम था। इसकी वजह से वहां बड़े शिप भी आने लगे और वहां की ट्रेड मार्केट और मजबूत हो गई। और जितना भी पैसा यहां से आ रहा था वो लगातार दुबई के डेवलपमेंट पर खर्च हो रहा था। लेकिन फिर 1966 दुबई में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुबई को साधारण देशों से बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि वहां मिलता है तेल का कुआं। लेकिन शेख राशिद का मानना था कि ये तेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो बेहतर ये हो कि इससे जितना भी पैसा आए वो लगातार दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया जाए। एक तरफ तो बहुत जोर शोर से दुबई के स्ट्रक्चर को बिल्ड करा जा रहा था और दूसरी तरफ दिसंबर 1971 ये 6 किंगडम्स मिलकर एक देश बना लेते हैं। इसे नाम दिया जाता है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें एक साल बाद रस अल खाइमा देश भी जुड़ जाता है और ये 7 किंगडम्स मिलकर एक देश हो जाते हैं। और जहां ये सब हो रहा था वहां लगातार शेख राशिद दुबई में पोर्ट्स बनवा रहे थे। इसी बीच राशिद पोर्ट बनवाया गया और जेबल अली पोर्ट भी बनवाया गया, जो आज के टाइम पूरे ही मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। अब समय के साथ साथ वो टाइम आ गया था जब शेख राशिद ने अपना सबसे बड़ा गेम खेला। पाकिस्तान के एयरलाइन बिजनेस को बहुत स्मार्टली दुबई में शिफ्ट कर लिया और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। तो होता कुछ यूं है कि पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट एक बहुत अच्छी लोकेशन पर था, जिसके कारण सभी फ्लाइट्स पाकिस्तान से होकर जाती थी। लेकिन लोकेशन तो दुबई की भी बहुत अच्छी थी। इसी का फायदा उठाकर शेख राशिद ने दुबई में रनवेज का काम बहुत तेजी से शुरू करवाया। इससे फायदा ये हुआ कि एशिया और यूरोप की जितनी भी फ्लाइट्स थी, दुबई उनके लिए एक रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया, यानी ये सभी फ्लाइट्स दुबई में रुककर अपना फ्यूल रिफिल करती। लेकिन शेख राशिद का मास्टर प्लान तो कुछ और ही था। दुबई ने पाकिस्तान से उन्हीं के जहाज खरीदे और उन्हें रीब्रांड कर बहुत स्मार्टली पाकिस्तान के एयरलाइन बिजनेस को दुबई में शिफ्ट कर लिया, जिसका नाम फिर बाद में एयर एमिरेट्स रखा गया। अब शेख राशिद के एयर एमिरेट्स ने दुनिया भर के एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब शेख राशिद दुबई को एक फाइनेंस हब बनाना चाहते थे। साल 1985 दुबई में एक रूल लाया जाता है JAFZ जॉब्स, जिसमें कोई भी कंपनी बाहर से दुबई में बिजनेस करने आती है तो उसे कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना होगा, ना ही उसे कोई कस्टम ड्यूटी देनी होगी और कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और उसे आसानी से लाइसेंस भी मिल जाएगा। इससे हुआ ये कि बहुत से ट्रेडर्स और बिजनेसमैन दुबई से बहुत अट्रैक्ट हुए
और धीरे धीरे दुबई एक फाइनेंस हब बन गया। अब पोर्ट्स और बिजनेस की वजह से दुबई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो चुका था। लेकिन शेख राशिद ने सोचा कि क्यों ना दुबई को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए ताकि लोग और दुबई से अट्रैक्ट हों। अब यहीं से ही दुबई एक टूरिस्ट हब बनने की तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच शेख राशिद की डेथ हो जाती है और उनके बेटे मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के नए किंग बनते हैं और ये भी अपने फादर के ही विजन को आगे लेकर चलते हैं और आगे चलकर दुबई को एक अल्टीमेट टूरिस्ट प्लेस बना देते हैं। जब भी हम दुबई का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में बुर्ज खलीफा आ जाती है। दुबई में पाम जुनैरा आइलैंड बनाया गया और वर्ल्ड क्लास मॉल बनाए गए, जैसे मॉल ऑफ एमिरेट्स, दुबई मॉल, इब्न बतूता मॉल। आज से 50 साल पहले जिस दुबई में रेगिस्तान और मट्टी धूल थी, वहीं आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और ये सब हुआ है शेख राशिद के सुपर विजन की वजह से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।